विंटर्स में जो डैंड्रफ होता है दैट इज़ यूजुअली द ड्राई डैंड्रफ, क्योंकि आयुर्वेदा में ड्राइनेस इज कॉज्ड बाय वाता। एनवायरनमेंट में भी कोल्डनेस है, ड्राइनेस है, और उसी की वजह से ही वो हमारे स्किन को, हेयर को भी इम्पैक्ट करता है। इट्स टू मच ऑयली तो देन ऑफ कोर्स इट डजंट लुक नाइस, देन वी फील कि अरे ये वॉश प्रॉपर्ली नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि हर बंदे का हो जाता है। लोग ऑयलिंग के नाम पे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मालिश करते हैं। केवल आप एक्सटर्नली केवल प्रोडक्ट्स लगा के ट्रीट नहीं कर सकते। पता लगा कि आपका आयरन कम है, पता लगा विटामिन डी लेवल्स कम है, विटामिन B12 कम है, तो नेचुरल है कि होगा। क्या हुआ, हेयर लॉस हो रहा है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम सर्दियां आते ही शुरू हो गई हैं और सल्यूशन भी चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, या फिर समझ में नहीं आ रहा कि किचन में रखे हुए कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने से आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम या डैंड्रफ या जो ड्राई स्कैल्प की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। डोंट वरी, सोल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर तरुणा मौजूद हैं। वेलकम डॉक्टर, जो हमें बताएंगी कि हेयर फॉल की प्रॉब्लम, चाहे वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो या फिर आपके हेयर लेंथ ग्रोथ नहीं हो रही, इसके पीछे रूट कॉज क्या है, इसको सॉल्व कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू लक्ष्मी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर, विंटर शुरू होते ही ना जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा जाता है, और कहा भी बहुत सारे डर्मैट भी यही बोलते हैं कि विंटर है इसलिए हेयर फॉल हो रहा है। एक्चुअली यही रीज़न होता है? मैं एक्चुअली इसमें बोलना चाहूँगी कि हर सीज़न का अपना इम्पैक्ट है। अब विंटर्स कैसे हैं, इट्स अ वेरी ड्राई मंथ्स। विंटर्स यूजुअली ड्राई होते हैं एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ ड्राइनेस। सो यू विल सी कि लोगों को काफ़ी डैंड्रफ का इशू इस टाइम पे हो जाता है। और इस टाइम पे अगर हम वही सेम अपना हेयर केयर रूटीन रखते हैं जो हमने बाकी मंथ्स में रखा था, तो शायद उतना काम ना करे। तो थोड़ा नरिशमेंट जो है इस मौसम में उसको फॉलो करना इज़ वेरी क्रूशल। और थोड़ा सा बिकॉज ऑफ ड्राई वेदर डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स, थोड़ा इम्पैक्ट होता है। बट अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी केवल उसी की वजह से ही होता है, क्योंकि मानसून में भी हेयर फॉल होता है, तब वहाँ पे भी वो एक रोल प्ले कर रहा होता है, यू नो, वेदर। तो विंटर्स में यूजुअली देखा जाता है कि बाल जो है बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं। मतलब आज आपने वॉश किया और अगले दिन आपको आपकी स्कैल्प या फिर पूरा हेयर की बात करूँ वो ऑयली दिखने लगता है। रीज़न क्यों? ये अगेन बहुत सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों के बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, कुछ लोगों के स्कैल्प ऑयली हो जाते हैं, कुछ लोगों के बाल बहुत रफ एंड फ्रीजी हो जाते हैं। बट अगेन के वेदर आउटसाइड इज़ वेरी ड्राई, इट एक्चुअली लीड्स टू लॉट ऑफ मॉइस्चर लॉस। तो ड्राइनेस एक ऐसी कंसर्न डेफिनेटली देखी जाती है कि आपके बाल रूखे, बेजान और काफ़ी लाइफलेस फील होते हैं। ऑयल सिक्रीशन, इट डिपेंड्स, देयर इज नो एज सच डायरेक्ट कोरिलेशन कि विंटर की वजह से ऑयल सिक्रीशन हो रहा है। बट येस, ये देखा गया है कि ऑयल सिक्रीशन स्कैल्प बिकम्स वेरी ऑयली। बट स्कैल्प अगेन एज आई मेंशन कि वो दूसरे सीजन्स में भी होता है, और सबसे ज़्यादा ऑयली स्कैल्प हमने देखा है कि मानसून में होता है, इवन समर मंथ्स में भी होता है। बट विंटर का जो मेजर जो प्रॉब्लम है वो आपके बालों की क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो जाती है। लाइफलेस हैं, ड्राई हैं, फ्रिजी हो गए, बार बार आप धो रहे हैं वो ऐसे उठे हुए आपको नज़र आएंगे। तो एक वो सॉफ्टनेस, एक गुड टेक्सचर जो है उसका इशू डेफिनेटली आता है। तो अगर विंटर्स में हेयर वॉश के बाद किसी के बाल सॉफ्ट या ऑयली दिख रहे हैं तो इट इज़ अ गुड साइन और बैड साइन? अब कैसे ऑयली दिख रहे हैं? अगर वो इट्स टू मच ऑयली तो देन ऑफ कोर्स इट डजंट लुक नाइस, तो देन वी फील कि अरे ये वॉश प्रॉपर्ली नहीं हुए हैं। बट अगर एक हल्की शाइन है बिकॉज ऑफ दैट्स लिटिल ऑयल, दैट्स अ गुड साइन। वो तो अच्छा है क्योंकि बालों का टेक्सचर अच्छा दिखेगा उससे, सो दैट इज़ फाइन। बट ऑफ कोर्स अगर वो टू मच ऑयली, धुलने के बाद तो ऑयली नहीं रहेंगे क्योंकि ऑयल क्लियर अप हो गया है, या तो फिर प्रॉपर्ली हमने उसको वॉश नहीं किया, ऑयल अगर हमने लगाया था वो बालों से निकला नहीं है, दैट कुड बी द रीज़न। विंटर शुरू होते ही डैंड्रफ सबसे पहले अटैक करता है आपके बालों में। मतलब आपका हेयर फॉल तो बाद में देखा जाता है लेकिन डैंड्रफ सबसे पहले आता है। तो इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है नेचुरल तरीके से? या नहीं, ये एक्चुअली बिल्कुल आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। और विंटर्स में जो डैंड्रफ होता है दैट इज़ यूजुअली द ड्राई डैंड्रफ, क्योंकि आयुर्वेदा में ड्राइनेस इज कॉज्ड बाय वाता। तो वाता इज़ अ ड्राइंग फैक्टर, एयर फैक्टर। तो एनवायरमेंट में भी
कोल्डनेस है, ड्राइनेस है, और उसी की वजह से ही वो हमारे स्किन को, हेयर को भी इम्पैक्ट करता है। तो ड्राई डैंड्रफ जो है बहुत देखा जाता है, फ्लेक्स गिर रहे हैं एंड देन दिस ड्राई डैंड्रफ यू नो ऑन द स्कैल्प। तो दैट हैपन्स, एंड वो होता ही है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल ड्राइनेस, द ड्राई एंड कोल्ड वेदर, उसकी वजह से होता है। लेकिन उसका डेफिनेटली फिर देन वी कैन एक्चुअली यू नो लुक आउट फॉर सम रेजोल्यूशंस। तो कुछ अच्छे ऑयल्स आयुर्वेदा में बताए गए हैं। भृंगराज ऑयल जो है एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल है, और आयुर्वेदा में उसको केश किंग भी बोला जाता है। तो वो ऑयल अगर हम रेगुलरली लगाते हैं 4 से 6 हफ्ते, तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। क्या किचन में रखे हुए कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे बोला जाता है आप बेकिंग पाउडर में लेमन मिला के आप अपने स्कैल्प में रब करो तो वो डैंड्रफ आपका कम कर देता है, एक्चुअली काम करता है? मैं ये वाले रेमेडी के बारे में तो कमेंट नहीं करूँगी, लेकिन कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, किचन में भी हैं, जैसे कि आपका नारियल का तेल है। नारियल के तेल में अगर आप कपूर मिला के लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है, बिकॉज वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का भी काम करता है। और नारियल के तेल ने आपके नरिशमेंट दिया एंड कपूर ने एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम किया, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। दूसरा जो है नीम का पेस्ट लगाया जा सकता है। नीम ऑफकोर्स किचन में तो नहीं है, बट इट्स अ सिंपल इंग्रेडिएंट कि हम नीम के लीव्स लाएं और मे बी उसको बॉईल करके, और उससे एंड में एक बार अपना जो स्कैल्प एंड हेयर वॉश है उससे हम कर लें। बट नीम के साथ में देयर इज़ अनदर थिंग कि वो बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक तो है, बट उसको कंटिन्यूसली बहुत लंबा यूज़ नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट लीड्स टू लॉट ऑफ ड्राइनेस। तो सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है ये कहते हुए कि ऑयलिंग करने से हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाता है, एक्चुअली में ऐसा है? इट डिपेंड्स। ये ऐसा नहीं कि हर बंदे का हो जाता है। एक तो 2-3 चीज़ें हैं जो हमने बेसिकली देखी हैं। वन इज़ कि लोग ऑयलिंग के नाम पे वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मालिश करते हैं। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। तो अगर आप ऑयलिंग भी कर रहे हैं और मसाज कर रहे हैं तो उसका एक तरीका आयुर्वेदा में बताया गया है विच इज़ लाइक वेरी जेंटल, कि आप ऑयल लें एक बोल में, अपने फिंगर्स को इसमें डिप करें और ऐसे सर्कुलर मोशन में जो है मसाज करें, फिर कभी ऑयलिंग कभी हेयर फॉल नहीं होगा। अब वो लोग ऐसे रगड़ रगड़ के करते हैं, नेचुरल है कि हेयर फॉल होगा ही होगा। एक तो ये रीज़न जो है हमने देखा है कि लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सेंस था, बट वही कॉमन सेंस लैक कर रहा होता है। सेकेंड ये है कि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है ऑलरेडी, फिर आप ऑयल लगाए जा रहे हैं, तो नेचुरल है कि फिर वो ट्रिगर करेगा हेयर फॉल को। बट अदरवाइज और किसी केस में हमने नहीं देखा कि ऑयल लगाने से किसी को हेयर फॉल हुआ है। तो ऑयलिंग बाल धोने से पहले करना चाहिए, ओवर द नाइट पीरियड के लिए आप लगा के छोड़ो फिर अगले दिन आप हेयर वॉश करो? देखो, ऑयलिंग का द मेन थिंग इज़ कि जितने क्लीन स्कैल्प पे हम करेंगे उतना अच्छा इम्पैक्ट होगा। अगर हम नरिश करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कभी भी अपना मॉइस्चराइज़र या क्रीम ऐसे बिना धोए हुए फेस पे नहीं लगाते, बिकॉज यू नो कि एब्जॉर्ब नहीं होगा। बट ऑयलिंग के लिए हम लोग वेट करते हैं कि अब हमारा सर बिल्कुल ख़राब है, कल हमको वॉश करना है, अब हम ऑयल लगा लेंगे, सैटरडे संडे में वॉश करना है। पीपल डू दैट। बट वो थोड़ा सा मतलब आई विल नॉट से कि आप धोने के बाद ऑयल लगा लो, बट एटलीस्ट उतने लेवल पे नहीं जाने दो उसको। और अगर वैसे भी करना है तो थोड़ा सा मे बी एक गीले टॉवल से स्कैल्प को क्लीन करके फिर ऑयलिंग करो। हाँ, तो एटलीस्ट वो एब्जॉर्ब तो हो। अब वो ऑलरेडी इतना जो है वो एक्यूमुलेशन है स्कैल्प पे, कुछ ऑयल आपका एब्जॉर्ब तो हो रहा है नहीं। इट्स जस्ट दैट कि अपने बालों पे लगा लिया, वो थोड़ा कंडीशनर का काम कर रहा है, दैट्स इट। हेयर फॉल के लिए बहुत सारे रेमेडीज़ जो है बातें करते हैं लोग, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं कि आप मेथी का पेस्ट लगा लो, उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। आप या अनियन का जूस लगा लो, उससे कम हो जाएगा। या फिर आप एग लगा लो, उससे आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाएगा। तो ये इंग्रेडिएंट्स एक्चुअली काम करते हैं, इनके अलावा और भी कोई चीज़ है जो हेल्प करती है? नहीं, ये अगेन ये बड़े एक्चुअली चलन में है। सो लोग मेथी सीड्स के लिए पीछे पड़े रहते हैं। अनियन जूस के तो अब शैम्पूज ही आ गए हैं। हाँ, actually. एंड एग ऑल्सो। सो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स दे आर गुड, बट दे विल नॉट गारंटी यू कि हेयर फॉल रुक जाएगा। अब जैसे अगर हम मेथी का पेस्ट लेते हैं तो मेथी का पेस्ट एक्चुअली बिकॉज उसमें काफ़ी म्यूसिलेज होता है, आप देखोगे कि वो हल्का हल्का सा ऐसा होता है, रफ एग्जैक्टली। हाँ, तो वो जब हम उसका अच्छे से पेस्ट बनाते हैं, उसको कर्ड में मिला के लगाते हैं, तो वो बालों की थिकनेस पे फॉर श्योर काम करता है। अच्छा। उस आपका बालों का रोकना भी कम करता है, बट लेकिन वो एक उसका ट्रीटमेंट नहीं है। वो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसने अपना थोड़ा सा इम्पैक्ट दिखाया। देन कम्स आपका अनियन जूस। अनियन जूस में सल्फर होता है,
तो वो थोड़ा सा हेयर फॉल पे काम करता है। बट अनियन जूस के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसका स्मेल इतना ज़्यादा तीखा होता है कि कुछ लोगों के लिए लगाना बड़ा मुश्किल है। थर्ड है एग। एग इज़ अ ग्रेट नरिशिंग इंग्रेडिएंट उसमें, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोटीन है, हमारे बाल भी प्रोटीन है। तो हमने अगर वो प्रोटीन का एक डोज दे दिया तो नेचुरली है कि थोड़ा सा हेयर फॉल रुकता है। तो मतलब ये अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ की वजह से हेयर फॉल को रोकते हैं, बट ये उसके ट्रीटमेंट नहीं है। तो या बाकी कुछ ट्रीटमेंट्स भी हैं जो हम जो है यूज़ कर सकते हैं। तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट के फॉर्म में ये सब चीज़ें अच्छी हैं। इसके अलावा भी और कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हेल्प करते हैं आपके हेयर फॉल? देखो मतलब मैं किचन में तो नहीं बोलूँगी, बट जैसे हमने अभी भृंगराज के बारे में बात की थी। भृंगराज एक बहुत ही अच्छी हर्ब है। आयुर्वेदा में तो इसके बारे में बहुत ही बताया गया है। तो भृंगराज का आप ऑयल आप लगा सकते हैं। भृंगराज का ऑयल मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। भृंगराज का शैम्पू से आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। उसके अलावा आंवला एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो आंवला को आप हल्का सा ऑयल में, वार्म ऑयल में डाल के उसका ऑयल बना सकते हैं और उसको आप जो है अपने बालों में लगा सकते हैं। तो वो बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन हेयर फॉल को रोकने के लिए वन पार्ट इज़ कि एक्सटर्नली हम ऐसी चीज़ें लगाएं जो हेयर फॉल रोकें, और कभी कभी इंटरनली भी हमको उस पर काम करना पड़ता है। ऐसा कोई मतलब ऐसा कभी होता है कि विंटर आ रहे हैं और किसी को डैंड्रफ की शिकायत नहीं है? नहीं, एक्चुअली जो लोग गर्म पानी से बाल नहीं धो रहे हैं उनको शायद नहीं होगी, लेकिन जो लोग गरम गरम पानी डाले जा रहे हैं अपने स्कैल्प पे उनको 100% डैंड्रफ होगा। पीपल डू वॉश विद हॉट वाटर, वार्म वाटर, तो नेचुरल है कि वो पूरे स्कैल्प को ड्राई करता है, तो उसमें डेफिनेटली डैंड्रफ होता है। और जो ऑयलिंग नहीं करते हैं तो ऑयलिंग मत करिए, गर्म पानी से आप धोइए, तो बिल्कुल आप डैंड्रफ के लिए रेडी हैं। टी ट्री कैसे काम करता है? टी ट्री ऑयल जो है वो कैसे काम करता है आपके हेयर में? टी ट्री एक एक्चुअली एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। इसमें भी अगेन एंटी बैक्टीरियल क्लैरिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो डैंड्रफ पे अच्छा काम करता है। बट अगेन इट्स वेरी पोटेंट, तो उसको हम उसको हम किसी बेस ऑयल में मिला के लगाएं तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। फेस के लिए इनफैक्ट टी ट्री का एक्ने वगैरह पे बहुत अच्छा एक जो है रोल माना गया है। तो बट अगेन किसी उसमें बेस ऑयल में मिला के हम उसको लगा सकते हैं। तो वीकली अब क्या होता है विंटर्स में, जैसे मैंने ऑयली बाल की बात करी, तो जैसे बाल वॉश करते हैं ऑयली हो जाते हैं, तो लोग क्या होता है बार बार हेयर वॉश करना शुरू कर देते हैं। तो वीकली कितने बार हेयर वॉश करना सेफ है? देखो, वेरी फ्रीक्वेंट वॉशिंग, अगेन फिर आप ड्राई तो कर रहे हो ना, इट्स लाइक अ रिवर्सल इफेक्ट। तो हर दिन वॉश करना नॉट अ गुड आइडिया। पीपल हु हैव ऑयली स्कैल्प दे कैन एक्चुअली डू ऑल्टरनेट डेज पे हेयर वॉश कर सकते हैं। और जिनके नॉर्मल बाल हैं वो हफ्ते में 2 से 3 बार धोएं, उससे ज़्यादा नहीं, और गर्म पानी से बिल्कुल भी नहीं। एक अच्छा सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें बालों के लिए। ओके। और जब शैम्पू खरीदने जाएं तो मार्केट में सबसे पहले ये चेक करें कि वो सल्फेट फ्री। एग्जैक्टली। तो सारे शैम्पू हेयर वॉश वाले प्रोडक्ट में सल्फेट आता है? एक्चुअली सल्फेट क्या है कि सल्फेट फॉर्मिंग एजेंट है। इट्स अ केमिकल बेसिकली। हाँ, तो फॉर्म कैसे बनेगा? दूध सल्फेट्स डालने से बनेगा। तो नेचुरली एक हम जो बालों में जो झाग आ रहे हैं दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द सल्फेट्स। तो अब हम तो भर भर के केमिकल्स लगा रहे हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नेचुरल है कि बालों की क्वालिटी तो ख़राब होगी। तो इसलिए नेचुरल की तरफ जाएं जिसमें सल्फेट्स नहीं है। ऐसे शैम्पू जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक भृंगराज एंड आंवला, जपापति, ब्राह्मी, मुलेठी, हनी, ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे शैम्पू और ऐसे प्रोडक्ट्स हमें देखने चाहिए। समय से पहले जो है बाल आजकल बहुत ग्रे होने लगे हैं। मेरे खुद के भी बहुत सारे बाल जो है ग्रे हो गए हैं। अब आई थिंक वो एक एज नहीं भी आती है, उससे पहले ही बाल जो है आपके ग्रे हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में? एक्चुअली आयुर्वेदा में प्रीमेच्योर ग्रेइंग के बारे में बात की गई है, लेकिन जब आयुर्वेदा में जिस तरीके से उसको बताया गया है और जिस तरीके से लोगों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर आज के टाइम पे होता है, कॉज बिल्कुल अलग है। पहले जो आयुर्वेदा में बताया गया दैट वाज बेसिकली कि अगर बॉडी में पित्त एलिमेंट बढ़ता है, अगर हीट एलिमेंट बढ़ता है, तो उसकी वजह से ग्रेइंग ऑफ हेयर होती है। तो वो कहीं ना कहीं बात करी गई है उसके बारे में। तो हम पित्त शामक चीज़ें जो हैं बताते थे, जैसे आंवला हो गया या जपापति का हम ऑयल लगाएंगे, जपापति का पेस्ट लगाएंगे बालों में, ब्राह्मी लगाएंगे, तो वो उससे हमको फ़ायदा होता था। और आंवला इज़ अ वेरी वेरी गुड हर्ब बाय द वे। आज के टाइम पे प्रीमेच्योर ग्रेइंग का रीज़न अलग है, क्योंकि केमिकल पानी में इतने केमिकल्स हैं, क्लियर वाटर नहीं है, हार्ड वाटर है। देन शैम्पूज़, जैसे मैंने बात की, सल्फेट वाले शैम्पूज़ हैं, केमिकल फिल्ड शैम्पूज़ हैं, एंड देन स्ट्रेस बहुत लेते हैं लोग, तो दैट ऑल्सो इम्पैक्ट। सो रीजंस बिल्कुल अलग हैं। तो
अब उसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं है, बट थोड़ा सा अगर हम अपने लाइफस्टाइल पे काम करते हैं तो थोड़ा उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं. एंड पीपल हु हैव प्रीमेच्योर ग्रेइंग, मैं उनको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आंवला लेना शुरू कर दें. आंवला के हमने रिजल्ट्स पर्सनली भी मैंने देखे हैं अपनी पेशेंट्स में, जिन्होंने आंवला रेगुलरली लिया है. आंवला की लौह करके जो है हमारे आयुर्वेदा में प्रिपरेशन बनाई गई है, जिसमें आयरन भी है, आंवला भी है और अदर हर्ब्स हैं. तो वो लेने से एटलीस्ट वो ठहर तो जाता है. तो रिवर्स करना तो डिफिकल्ट है, उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी है. तो एटलीस्ट वो वहाँ तक काम करता है. हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए कुछ फूड्स भी हैं जो हेल्प करते हैं कहीं ना कहीं. 100%, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेयर फॉल केवल आप एक्सटर्नली केवल प्रोडक्ट्स लगा के ट्रीट नहीं कर सकते. पता लगा कि आपका आयरन कम है, पता लगा विटामिन डी लेवल्स कम है, विटामिन B12 कम है, तो नेचुरल है कि होगा. प्रोटीन इनटेक नहीं है डाइट में, नेचुरल है हेयर फॉल होगा. तो डाइट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो अब प्रोटीन रिच डाइट बहुत अच्छा काम करेगी. जैसे आप योगर्ट लें, वो एक कंप्लीट प्रोटीन है. आंवला, जैसे मैं बार बार बोली जा रही हूँ बिकॉज वो इतना एक्चुअली इफेक्टिव है. आंवला ज़रूर लें. और स्प्राउट्स, जैसे वेजिटेरियन जो लोग हैं वो स्प्राउट्स लें. एग इज़ अ कंप्लीट प्रोटीन, उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो लें. तो इस तरीके से प्रोटीन रिच डाइट इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. तो प्रोटीन रिच डाइट जो है लेना चाहिए. हेयर डैमेज की बात करूँगी, स्प्लिट एंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको कैसे क्योर किया जा सकता है आयुर्वेद की मदद से या फिर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मदद से? एक्चुअली ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और यंगस्टर्स को तो बहुत रहता है, क्योंकि वो इतने ट्रीटमेंट्स कराते हैं. कोई हेयर ड्राइंग हर दिन कर रहे हैं, हेयर ड्राई कर रहे हैं, ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, केराटिन, ये जो भी ट्रीटमेंट्स हैं. तो स्प्लिट एंड्स का एक बहुत कॉमन इशू बच्चे और टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स दे फेस. बट उसमें मैं बोलना चाहूँगी कि एक तो हम स्प्लिट एंड्स को उसको ऐसे क्योर नहीं कर सकते, वो तो हमें कट ही करने पड़ेंगे. कट करने पड़ते हैं. दैट इज़ वेरी क्रूशल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. बट उसको ज़्यादा वो बड़े नहीं. अभी हमको पता चला कि नाउ आवर हेयर इज़ एट दैट स्टेज कि वो डैमेज हो रहे हैं, वो उसके एंड से स्प्लिट हो रहे हैं. तो ऑफकोर्स वी आर टूवर्ड्स दैट फेज. तो रिपेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है. तो वो डैमेज फेज में है, तो अब कुछ ऐसे रिपेयरिंग एजेंट्स हम अपने हेयर केयर में और अपने डाइट में डालें. तो फॉर एग्जांपल कुछ मास्क बहुत अच्छा काम करते हैं ऐसे में. तो जैसे आपका एक बनाना मास्क आप लगा सकते हो. बनाना में क्योंकि पोटेशियम होता है, तो बनाना को अच्छे से मैश करके, वो इतना इजी नहीं है उसको बालों में से निकालना, बट बिल्कुल फाइनली मैश करके उसमें फिर आप थोड़ा कोकोनट मिल्क डाल सकते हैं, उसमें एक एग डाल सकते हैं, और उसमें थोड़े से हर्ब, जैसे जपापति का फूल मिल जाता है. जपापति का पौधा इज़ वेरी कॉमन, हिबिस्कस जिसको बोलते हैं. तो उसको वहाँ से उसके लीव्स एंड उसके फूल उसको क्रश करके उसमें हम डाल सकते हैं. थोड़े से उसमें मेथी सीड्स डाल सकते हैं. अच्छा एक पैक बन जाता है. तो ये इट्स लाइक अ रिपेयर पैक. तो वो हम अपने बालों पे लगाएं, आधा घंटा 25 मिनट्स रखें और फिर उसको वॉश कर दें. तो थोड़ा रिपेयर पे काम करना पड़ेगा. अगर आप मुझे पूछोगे तो जपापति का जो प्लांट है, हिबिस्कस जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत अच्छा रिपेयरिंग एजेंट है. हाँ, तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल उसका पेस्ट बना के लगाया जा सकता है बालों में. तो वो बहुत अच्छा काम करता है. कर्ड भी बहुत अच्छा उसमें हेयर रिपेयर में काम करता है. तो कर्ड को हम लगा सकते हैं. कर्ड में थोड़े से मेथी सीड्स डाल के और थोड़ा सा ये पेस्ट डाल के, आंवला का पेस्ट डाल के उसको हम लगा सकते हैं. तो रिपेयर पे काम करना है. अगर हम ऐसे वाले स्टेज पे हैं तो मतलब कि अब रिपेयर चाहिए, सो दैट्स हाउ. तो विंटर में भी कोई स्पेसिफिक हेयर मास्क आप बताएंगी जो बालों को सॉफ्ट रखता हो? एक्चुअली मैं वैसे पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. एक फॉरेस्ट एसेंशियल्स का हेयर मास्क आता है एंड वो बहुत ही इफेक्टिव है. बट अगेन इफ़ आई स्किप द प्रोडक्ट, और मुझे जनरली अगर आपको बताना पड़े तो मैं आपको विंटर्स में सजेस्ट करूँगी कि एग मास्क इज़ एक्चुअली वेरी वेरी गुड, बिकॉज एग इज़ वेरी वेरी नरिशिंग. तो एग मास्क में आप अच्छे से एग को वो करके उसमें यू कैन एक्चुअली ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल. उसमें ऑयल डाल सकते हैं, आलमंड ऑयल डाल सकते हैं, तो और ज़्यादा नरिशिंग हो जाएगा. एंड उसमें आप चाहें तो फेनुग्रीक सीड पेस्ट डाल सकते हैं, और वो एक ऐसा बना के एंड देन यू कैन एक्चुअली पुट इट ऑन योर हेयर. 20 मिनट आप रखें एंड देन आप उसको वॉश ऑफ कर सकते हैं. और ये कितनी बार करना होगा? हफ्ते में एक बार. मास्किंग इज़ हफ्ते में एक बार. इट्स अ वीकली प्रैक्टिस. जैसे ऑयलिंग आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो, मास्किंग हफ्ते में 1 बार करो, बिकॉज उसमें हम रिपेयर करें और उसको हम लगा के रखेंगे 20-25 मिनट, तो वो अच्छा काम करेगा. बहुत सारे सोशल मीडिया पे ना एक ऑयल काफ़ी ट्रेंड किया था, मतलब जो घर पर ही बना रहे हैं, सब लोगों ने बोला कि ये आप तेल घर पर बनाओ और यू कैन यूज़, और ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेगा. जैसे आपने कोकोनट ऑयल डाला,
वो करी पत्ता डाल दिया, मेथी सीड्स डाल दिए आपने, उसमें जीरा या अजवाइन डाल दिया, उसको बहुत देर तक बॉइल्ड किया, देन हेयर पे अप्लाई करना। एक्चुअली ये इंग्रेडिएंट वर्क करता है? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डेफिनेटली काम करते हैं, जैसे करी लीव्स काम करेंगे, मेथी सीड्स काम करेंगे, बट अजवाइन का, जीरे का तो कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि वो काम करेंगे। तो अगेन, अगर हम इंग्रेडिएंट्स भी चूज़ करें तो विल हैव टू चूज़ देम वेरी क्लियर, मतलब वेरी केयरफुली, कि सब सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स काम नहीं करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइसेस में से, मतलब ऑल दीज, क्योंकि इनके और बेनिफिट्स हैं, बट हेयर रिलेटेड बेनिफिट्स नहीं इतने मेजरली कहीं पे भी उनके बताए गए हैं, तो वो सब हम स्किप करें। बट अगर हम ये डाल के रखते हैं, जैसे करी लीव्स हैं, मेथी सीड्स हैं, उसमें इवन आंवला के छोटे छोटे हम टुकड़े करके उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा हम उसमें कैम्फर डाल सकते हैं, तो इट बिकम्स अ ग्रेट ऑयल फॉर द हेयर। तो वो बहुत अच्छा ऑयल बन जाता है। कलौंजी सीड्स आप डाल के रख सकते हो, वो बहुत अच्छा काम करता है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे हेयर ऑयल्स अवेलेबल हैं जो आयुर्वेदा रिकमेंडेशन कहते हैं कि हाँ ये आयुर्वेद की तरफ से आया हुआ है, आप इसको बालों में लगा लो तो इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा, या फिर आपका डैंड्रफ या जो भी प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो और कोई एक आयुर्वेदा प्रोडक्ट खरीदते हो, तो वो खरीदते वक्त आपको क्या मेक श्योर करना चाहिए ताकि हाँ ये आपको हेल्प करेगा या ये नहीं करेगा? हाँ, ये इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, बिकॉज अब क्या है कि बहुत सारे आयुर्वेदिक ब्रांड्स आ गए हैं, एंड पीपल से, एंड बिकॉज लेमन के लिए आयुर्वेदा इज ग्रेट, बट यू नो व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग गिवन टू देम। अब ब्रांड्स कैसे प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें डेफिनेटली देखना चाहिए। तो प्योरिटी एक्चुअली बहुत क्रूशियल है। जैसे अगर आप ऑयल लेने जा रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ करे हुए हैं, क्या उन्होंने हर्ब्स, किस तरीके के पोटेंट हर्ब्स उन्होंने यूज़ करे हुए हैं। हर्ब्स में अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि भृंगराज एक बहुत अच्छा हर्ब है, देन आपके ऑल दीज ब्राह्मी बहुत अच्छा हर्ब है, जटामासी बहुत अच्छा हर्ब है। किस तरीके के आयुर्वेदिक हर्ब्स उसमें यूज़ करे गए हैं और किस तरीके से उसको बनाया गया है, क्योंकि अब क्या है, मशीनी युग है, तो सब चीज़ें बहुत जल्दी बनती हैं। तो अगर जो आपको प्योर, अगर आपको एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, डेफिनेटली उसका दाम ज़्यादा होगा, बट एटलीस्ट उन्होंने इन सब चीज़ों, जो आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स हैं प्योरिटी के, पोटेंसी के, किस तरीके से उसको बनाना है, वो फॉलो डेफिनेटली किए गए होंगे। तो वो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया गया है, कौन से हर्ब्स उसमें यूज़ करे गए हैं, और ऑयल जो है क्या वो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स यूज़ करे हैं उसमें। तो ऐसा देख के जो है इस तरीके से हमें ऑयल को चूज़ करना चाहिए। अब मेरे को नहीं लगता कि प्रोडक्ट्स में इतनी बारीकी से डिटेलिंग मेंशन की जाती है, तो पर हाँ, तो बेसिक पॉइंट्स मैं चाहूँगी कि अगर जैसे कि लेमन लेने जा रहा है मार्केट में, तो वो बेसिक चीज़ भी देख के समझ जाए, क्योंकि वो लोग मेंशन तो करते हैं ये चीज़ें, तो क्या वो चीज़ वो देखे और ये अश्योर्ड हो जाए कि हाँ मैं ये वाला प्रोडक्ट ले सकती हूँ। नहीं, फिर देन बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट कि चलो मे बी वी कैन एजुकेट पीपल, बट अगर ब्रांड्स अगर उसको डिस्गाइज में रख रहे हैं तो हम उसको नहीं पता चला सकते। तो इन दैट सिनेरियो आई वुड एक्चुअली से कि तो कुछ अच्छे आयुर्वेदिक ब्रांड्स का लिस्ट बनाएं और उनसे प्रोडक्ट्स लें इन दैट सिनेरियो, तो फिर हम उसको इस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बालों के लिए सबसे इफेक्टिव हेयर मास्क कौन सा होगा? मेथी, दही, भृंगराज, आंवला, नीम या एलोवेरा? एक्चुअली मैं इसमें कुछ कंबाइन करना चाहूँगी। तो एलोवेरा डेफिनेटली आप लें, और एलोवेरा में कुछ 2-3 चीज़ें ऐड कर दें। जैसे आप उसमें थोड़े से भृंगराज ऐड कर दें, थोड़ा सा मेथी सीड्स ऐड कर दें, तो आई थिंक आपका एक ग्रेट मास्क बन जाएगा। बिकॉज ये सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं दे आर एब्सोल्युटली ग्रेट, और सबके अपने अपने एक्चुअली अलग अलग बेनिफिट्स हैं। तो बट एटलीस्ट एक चीज़ ना लगाएं, 2-3 चीज़ें लगाएं, तो बेनिफिट उनका भी होगा। तो जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, तो उनको कौन से फूड्स आइटम जो है अपनी डाइट से हटा देने चाहिए? करेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली इन आयुर्वेदा, देखो मॉडर्न साइंस में ऐसा हटाने के लिए कुछ नहीं बोला जाएगा। दिल से कि आप विटामिन B12 रिच खाना खाएं, आयरन रिच खाना खाएं, प्रोटीन रिच खाना खाएं, तो वो फॉलो करना है हमको। बट आयुर्वेदा में इसको बहुत डिटेल में समझाया जाता है कि हीट जनरेटिंग फूड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हेयर फॉल को बढ़ाते हैं, तो वो हटा दें। अब जैसे कि आपके हॉट फूड्स हैं, जैसे कि बहुत स्पाइसी खाना, जैसे कुछ लोग बहुत मिर्ची डाल के खाना खाते हैं, तो वो कम करें। टू मच ऑफ नट्स एंड सीड्स, क्योंकि वो भी वार्म है, तो आप 5 लें, 5, 6, 7, अब एक छोटी क्वांटिटी में लें, उनको सोक करके लें,
नॉट ऐसे नहीं कि वो मुट्ठी भर भर के खा रहे हैं, तो ओवरऑल वो बॉडी में बहुत हीट जनरेट कर रहे हैं। नॉन वेज उस टाइम पे हम आयुर्वेदा में सजेस्ट करते हैं कि थोड़ा टाइम के लिए उसको रिफ्रेन करें, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो पित्ता कॉजिंग, पित्ता बढ़ाता है। इवन एग्स वैसे दे आर वेरी गुड प्रोटीन सोर्सेज, बट अगर बॉडी में पित्त बहुत बढ़ा हुआ है तो हमें वो चीज़ें कहीं ना कहीं करनी पड़ेंगी। तो हॉट, स्पाइसी, टू मच ऑयली, ये सब चीज़ें अगर हम हटाएंगे तो नेचुरल है कि हम पित्ता को बैलेंस करेंगे और इनडायरेक्टली उसका इम्पैक्ट जो है बालों पे दिखेगा। ठीक है, जैसे आफ्टर डिलीवरी जब बच्चे का जन्म देती है एक औरत, उसके बाद जो है हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है, तो उस टाइम पे क्या डाइट हो जानी चाहिए जो वो भी बैलेंस रखे और आपको भी अंदर से हील करता रहे, और क्या उस टाइम पे लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए? एक्चुअली यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। वन कि जो सप्लीमेंट्स जो आपको बताए गए थे, मैंने देखा है कि बहुत सारे फीमेल्स वो सप्लीमेंट्स लेना बंद कर देते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर वो है, आपने आयरन नहीं लिया, आपने कैल्शियम लेना बंद कर दिया बिकॉज आपको लगा कि अब तो सब हो गया है, बॉडी इज रिकवर्ड, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। तो अभी हमारी बॉडी उतने लेवल पे हील नहीं हुई है, तो हमें सप्लीमेंट्स रेगुलरली लेने हैं। सेकंड, एक्चुअली क्या होता है कि इट कुड बी पोस्टपार्टम डिप्रेशन, चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, कई लोगों को डिप्रेशन वाले चेंजेस भी होते हैं, तो दैट आल्सो लीड्स टू दिस थिंग। थर्ड होता है कि जब हम पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस करते हैं, तो जब हम वेट लॉस करते हैं तो हम वेट लॉस के कुछ महीनों बाद जो है हेयर लॉस साइकिल भी फॉलो करती है। तो अगर आपने वेट लॉस किया है तो नेचुरल है कि आपको हेयर लॉस भी होगा, बट उसमें द गुड थिंग इज़ दैट कि वो 2-3 महीने में, बिकॉज वो टिलोजन फेज में थे बाल और वो झड़ गए, तो वो हटेंगे तो नए बाल आ जाएंगे, तो वो फेजिक है, तो वो हो जाएगा। बट यहाँ पे मैं अब टिप्स यही देना चाहूँगी कि अपने आयरन कैल्शियम को बंद नहीं करें, उसको लेते रहें, प्रोटीन रिच डाइट रखें, क्योंकि आपको मालूम है कि हेयर इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन रिच रखें उसको। एंड जो भी आपके एसेंशियल वो हैं। एंड आयुर्वेदा में एक और चीज़ है कि जब डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे वाता बढ़ जाता है, वाता एलिमेंट, एयर एलिमेंट इन द बॉडी। तो जैसे मसाज करना, हेयर इवन हेड मसाज करना, बॉडी मसाज करना, ऑयल्स लगाना बालों पे, बॉडी पे, वो बहुत अच्छा काम करता है। तो नरिशमेंट रखें, क्योंकि नेचुरल उस टाइम पे नेचुरली जो है वाता एलिमेंट बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो नरिशमेंट इसको हेल्प करेगा। बालों के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा होगा आयुर्वेद के हिसाब से? देखो, इसमें विदाउट एनी डाउट भृंगराज ऑयल, विदाउट एनी डाउट। और ये लगाने का तरीका क्या होगा? सो भृंगराज ऑयल जब आप लेते हैं तो उसको हल्का सा वार्म करें, मतलब ऐसे गैस पे रख के गर्म नहीं करना, ना ही माइक्रोवेव में करना है। आइडियल वे जो आयुर्वेदा में बताई गई है डबल बॉइलिंग मेथड, कि एक बॉल में गर्म पानी ले लें और उसमें वो छोटी कटोरी में आप अपना ऑयल डाल के उसमें रख दें, तो वो ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स खराब नहीं हो। आपने वो गैस पे करने लग जाते हैं हम लोग, हम भी करते हैं, तो बट उससे हम सब न्यूट्रिएंट्स तो उसके खराब करते हैं, सो न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सिमिलरली माइक्रोवेव में रखना, ये सब बैड प्रैक्टिसेस हैं। तो हल्का सा उसको जो है गर्म पानी के बोल में रख दें, वो उतना ही वार्म चाहिए हमें, गर्म नहीं चाहिए। वार्म करके जैसे मैंने बताया था कि अपने फिंगर्स को उसमें डिप करें एंड देन हल्के बिल्कुल ऐसे राउंड इसमें सर्कल्स में अपना मसाज करें। आपको ओवरनाइट रखना है, ओवरनाइट भी रख सकते हैं, बट विंटर्स में हमने देखा है कि यूजुअली व्हेन वी कीप इट ओवरनाइट सो इट लीड्स टू लिटिल कूलिंग इफेक्ट। तो कई लोगों को जिनको साइनस की हिस्ट्री है या एलर्जिक वो इश्यूज़ हैं, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा रेस्पिरेटरी इश्यूज़ में वो एग्रीवेट हो जाते हैं, तो वो लोग ओवरनाइट ना रखें, बट अदरवाइज इट कैन बी केप्ट ओवरनाइट ऑल्सो। ख़त्म करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जो है विंटर हेयर केयर टिप्स हमारे ऑडियंस को ज़रूर बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो अगेन मैं यही बोलूँगी, जो मैंने इवन फॉर स्किन भी मैं यही बोलती हूँ कि विंटर्स आ गया, गर्म पानी से हमको नहाना है, गर्म पानी से ही यूज़ करना है, बिकॉज दैट्स हाउ वी डू। बट अगेन बालों को कभी भी गर्म पानी से ना धोएं, कभी भी नहीं। इसको अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो हल्का ल्यूकवार्म कर लें, बट कभी भी गर्म पानी से नहीं धोना। ऑयलिंग आप हफ्ते में 2 या 3 बार करें। अगर नेचुरल ड्राइनेस आपको फील हो रही है तो हफ्ते में 2 से 3 बार ऑयलिंग करें, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 घंटा पहले भी ऑयलिंग करते हैं तो आपके बाल एकदम कंडीशन हो जाएंगे। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है और बाल अगर आपके फ्रिजी हो रहे हैं और मेंटेन नहीं है तो कंडीशनर ज़रूर लगाएं। कंडीशनर से बाल का टेक्सचर जो है अच्छा हो जाता है। हफ्ते में 1 दिन मास्क लगाएं,
एग वाला मास्क, बनाना पल्प वाला मास्क, दे आर वेरी गुड। थोड़ा सा जैसे जैसे ये डैमेजिंग टाइम है, बालों का टेक्सचर जो है डैमेज होता है, तो कहीं भी आपको जपापति का अगर पौधा मिलता है तो जपापति पेस्ट जो है बालों के लिए बहुत अच्छा है। और इस मौसम में आंवला जो है उसका सेवन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो चाहे बात वो स्किन की हो, चाहे वो बालों की हो, सबका सोल्यूशन एक है जो कि मुझे समझ में आया, वो है आंवला। आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल भी इक्वली मैटर करता है कि आप किस तरीके से उस रूटीन को अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर रहे हैं, तभी जाके आपका जो है हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो, चाहे वो डैंड्रफ का प्रॉब्लम हो, वो सॉल्व हो पाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ जो टिप्स डॉक्टर ने बताए हैं आप फॉलो करेंगे और रिजल्ट जैसे भी दिखें प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू सो मच डॉक्टर।